हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे कंस्ट्रक्शन होल्ड करता है। ठीक है, थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक भी देखी थी, फोर्स और वोल्टेज के बीच में कैसे कैरेक्टरिस्टिक आती है। ठीक है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बताया कि दो चीजें हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर। और कोई भी इनमें से एक स्टेशनरी पार्ट हो सकता है और दूसरा रोटेटरी पार्ट हो सकता है। किसी एक का लेंथ ज्यादा हो सकता है और दूसरे का लेंथ कम हो सकता है। ठीक है। तो ये सारे कंस्ट्रक्शनल व्यू हैं कि जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये चीजें हमारे दिमाग में रहेगी, प्राइमरी या सेकेंडरी में से कोई भी एक मूविंग होना। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ट्रैक्शन का लेंगे। आपका जो मैग्नेटिक लेविएशन बेस्ड आपके जो ट्रेन होते हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन होते हैं जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है, वहां भी हम सीधे सीधे लीनियर इंडक्शन मोटर यूज करके ही मोशन पाते हैं। क्लियर। वहां पे रोटेशनरी मशीन यूज नहीं करते। ठीक है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू पार्ट विच any one of them can be stationary and second one is the moving part. क्लियर। तो जैसा मैंने बताया, लेंथ हो सकता है प्राइमरी का लेंथ ज्यादा हो सकता है सेकेंडरी का लेंथ ज्यादा हो। लेंथ भी डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कहाँ पे उसको एप्लीकेशन, कहाँ पे उसको यूज में लाना। तो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन on their primary and secondary, there is two type of construction. ठीक है। दो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, एक आपका SLIM होता है, SLIM, एंड सेकेंड वन इज द DSLIM। ठीक है। SLIM का मतलब ये हो गया कि सिंगल साइड है, SSLIM बोल सकते हैं हम उसको, सिंगल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। एंड DSLIM का मतलब ये हो गया डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। तो ये दो तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं। इन दोनों तरह के कंस्ट्रक्शन में मैं बात करूंगा कि प्राइमरी का साइज मैंने लेंथ कम ले लिया और सेकेंडरी का लेंथ ज्यादा ले लिया, इन दोनों तरह की बातें मैं करूंगा यहाँ पे। फिलहाल पहला एग्जांपल देखते हैं सिंगल साइडेड का। तो अगर मैं सिंगल साइडेड की बात करूँ तो मैं यहाँ पे प्राइमरी का लेंथ ज्यादा लेके चल रहा हूँ। ये मैंने प्राइमरी ले लिया। प्राइमरी का लेंथ क्या है, एक्टिव लेंथ ज्यादा है, और ये मैंने सेकेंडरी ले लिया। यहाँ पे सेकेंडरी का लेंथ क्या है, कम है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी। क्लियर है चीज। हेलो। यस सर, क्लियर है। ठीक यस है। सर, आ रही है आवाज। इसको हम बोलते हैं सिंगल साइडेड, केवल एक ही साइड है। है। हेलो। ठीक है। ये क्या हो गया, सर लैग हो रहा है बहुत ज़्यादा। डबल साइडेड का मतलब क्या हो गया, सिंगल साइडेड। साइडेड मतलब एक जो आपका पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी है तो सेकेंडरी के सिंगल साइड में ही प्राइमरी। डबल साइडेड का मतलब ये हो गया कि आपका ये सेकेंडरी है मान लीजिए, ये आपका सेकेंडरी है। साइड में हमने प्राइमरी यूज किया हुआ और प्राइमरी का यहाँ पे लेंथ हमने कम ले लिया।
ये हमारा किस टाइप का हो गया? डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन, मेरा प्राइमरी और ये भी मेरा प्राइमरी। अभी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो दोनों का इंस्ट्रक्शन क्लियर है आपको? और दोनों में कुछ भी हो सकता है प्राइमरी का लेंथ ज्यादा हो सकता है सेकेंडरी का लेंथ ज्यादा हो, कुछ भी। इसीलिए मैंने मतलब सारे कॉम्बिनेशन दो एग्जांपल में शो किया। हेलो, क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट का मतलब ये हो गया कि जो आपका फोर्स जनरेट होता है उसका जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो क्या होता है, उसकी हम बातें करेंगे यहाँ पे। तो लीनियर फोर्स, जैसे वहां पे टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क के लिए आप जो मैथमेटिकल कोरिलेशन निकाल के लाते हैं वो कैसे निकल के आता है, वैसी चीज यहाँ भी है कि लीनियर फोर्स के लिए आपका जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा वो क्या निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे वहां भी हम क्या करते थे कि बात करते थे सीधे सीधे एयर गैप पावर की। एयर गैप पावर की वजह से ही टॉर्क डेवलप होता था, टॉर्क इक्वल टू पीजी बाई ओमेगा एस हम निकाल लेते थे। तो अभी क्लियर है, याद आ रहा है ये सब चीजें? हेलो हेलो। यस सर, यस सर। यस सर, समझ में आ रहा इंडक्शन मशीन में हम क्या करते हैं, टॉर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे? पीजी बाई ओमेगा एस। पीएम की वैल्यू 1 माइनस एस इंटू पीजी होती है, ओमेगा की वैल्यू 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस होती है, तो पीजी बाई ओमेगा एस के बराबर हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन निकालना है। अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन निकालने का मतलब ये हो गया कि हम लॉसेस को कंसीडर नहीं करेंगे। जब प्राइमरी साइड में लॉसेस हो रहा है, जैसे वहां भी हम जब ये रिलेशन निकालते हैं तो जब आपका सेकेंडरी साइड को हम लीडिंग ले लेते हैं, सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में प्राइमरी यानी स्टेटर को हम निग्लेक्ट करके चलते हैं अंडर लोड कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू रोटर, तो वहां भी हम अप्रोक्सीमेटेड सर्किट डेवलप करते हैं, अप्रोक्सीमेटेड सर्किट डिजाइन करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी वही है कि हमें अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन निकालना है लीनियर फोर्स का, जो कि लीनियर इंडक्शन मोटर में डेवलप होता है। और इसके लिए हमें सबसे पहला जो मतलब एजम्पशन लेना है, वो एजम्पशन क्या लेना है कि हमें मैग्नेटाइजिंग करंट को नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट मैग्नेटाइजिंग करंट, और क्या नेग्लेक्ट करना है हमको? नेग्लेक्ट, जैसे वहां पे स्टेटर लॉस को हम नेग्लेक्ट करके अप्रोक्सीमेटेड रिलेशनशिप निकालते थे, वैसे यहाँ भी है नेग्लेक्ट प्राइमरी लॉसेस। प्राइमरी लॉसेस को हमने नेग्लेक्ट करना। उसके बाद हम कोरिलेशन निकालेंगे क्या चीज आता है, कैसे आता है। ठीक है, अगर मैं एयर गैप पावर की बात करूं, एयर गैप पावर पीजी जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि थ्री फेज हम मान के चल लेंगे, मेरा थ्री फेज मशीन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, लीनियर इंडक्शन मोटर, तो 3 इंटू E1 मान लिया हमने पर फेज वोल्टेज पर फेज करंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर, यस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जहाँ पे E1 क्या होगा? पर फेज ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग। I1 क्या होगा? पर फेज प्राइमरी करंट। और cos थीटा 1 क्या होगा? प्राइमरी साइड पावर फैक्टर। परफेक्ट। क्लियर? तो वही सब चीजें लिखनी है। वेयर E1 क्या हो जाएगा? पर फेज प्राइमरी ईएमएफ, ये सब तो लिखने आ ही गया होगा आप लोगों को। प्राइमरी ईएमएफ I1 पर फेज प्राइमरी करंट एंड cos थीटा 1 पर फेज पावर फैक्टर, पर फेज बोल रहा हूँ, प्राइमरी पावर फैक्टर। क्लियर है चीज? यस सर। इसको बार बार बताने की जरूरत ना हो, ये सब चीजें लैंग्वेज में आप क्लियर लिया करिए। ठीक है ना? अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, एक टर्म यहाँ पे यूज होता है। E1 की वैल्यू क्या होती है? E1 क्या होता है आपका? 4.44 इंटू 4.4। KW बोलो बोलो। KW 10 KW फेज। वाइंडिंग फैक्टर आएगा यहाँ पे। वाइंडिंग फैक्टर यस सर। क्यों आएगा? वाइंडिंग फैक्टर क्यों आता है? सर क्योंकि वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। एन
फाई एन F. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, इससे यहाँ पे वाइंडिंग फैक्टर का रोल आएगा। वाइंडिंग फैक्टर आपको ही पता है कि पिच फैक्टर और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सब चीजें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। KW इक्वल टू KP इंटू KD होता है, आपने सिंक्रोनस मशीन में पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म यूज होता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। क्योंकि यहाँ पे हम थ्रस्ट की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे हम लीनियर मोशन की बातें कर रहे हैं, तो जो स्पेसिफिक लोडिंग है वो स्पेसिफिक लोडिंग एक तरह से इलेक्ट्रिक लोडिंग है। आपको लोड के बारे में आइडिया होता है और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग आपको पता होती है पहले से ही कि ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग होना ही होना है। अब वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग एमएमएफ के टर्म में कैसे कोरिलेट किया जाता है वो जानना जरूरी है। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग जो होता है वो प्राइमरी एम्पियर कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि जो प्राइमरी साइड एमएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्लियर, पर यूनिट लेंथ, क्लियर, वो आपका कहलाता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। यानी आप ये कह सकते हैं कि एमएमएफ, प्राइमरी एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, क्लियर, ठीक है। अब ये सारा कुछ क्या है, इलेक्ट्रिकल टर्म में हम बातें कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म में हम बातें कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल प्राइमरी एमएमएफ की तो क्या होगा, अगर मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्न, ये जो एन है ये क्या होता है, अगर मैं E1 की बात कर रहा हूँ पर फेज है तो एन भी क्या होगा, पर फेज नंबर ऑफ टर्न्स होगा। क्लियर है चीज ना, Yes, sir. इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इन द वाइंडिंग इन अ फेज, क्लियर, क्योंकि E1 पर फेज ईएमएफ है। तो यहाँ पे एन इंटू I1 ये आपका एमएमएफ हो गया, एक वाइंडिंग का एमएमएफ हो गया। तो अब ऑब्वियस सी बात है, 3 फेजेज हैं तो 3 इंटू एन इंटू I1 ये टोटल प्राइमरी एमएमएफ हो जाएगा। क्लियर, अगर मैं पर यूनिट लेंथ की बात करूं यहाँ पे, तो पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल टर्म में अगर हम बात करते हैं तो पोल पेयर की हम बातें करते हैं यहाँ पे। तो पोल पेयर की बातें करने का मतलब ये हो गया कि अगर टोटल लेंथ ऑफ द कोर आपका एल है तो यहाँ पे हम जो एक्टिव लेंथ लेंगे, क्लियर, वो क्या लेंगे, L/2 लेंगे। क्लियर है चीज, मैंने L/2 क्यों लिया है, हेलो, Yes, sir. ये N इंटू I1 एक फेज का एमएमएफ हो गया, तीनों फेज के लिए 3 इंटू NI1 हो गया अपॉन लेंथ, लेंथ ऑफ द, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिकल लेंथ की अगर मैं बातें करूं तो इलेक्ट्रिकल लेंथ की बात हम पोल पेयर में करेंगे। तो वो अगर टोटल लेंथ L है तो पोल पेयर की वजह से जो एक्टिव लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, L/2 होगा। ये जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 6NI1 अपॉन L के बराबर। यानी आपकी जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग होगी, जिसको हम AC लोडिंग भी बोलते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे ना, ये जो ट्रैक्शन पे वर्क करती हैं, क्लियर, उस इंडस्ट्री में अगर जाओगे जो ट्रैक्शन ऑटोमेशन में वर्क करती हैं तो वहाँ पे ये टर्म आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग जो मिल गई 6 इंटू NI1 अपॉन L के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। Sir, क्लियर, हाँ बोलो। sir, active length sir L/2 क्यों हो रहा है? मैंने क्या बोला कि देखो टोटल नंबर ऑफ पोल्स होंगे वहाँ पे, क्लियर, हम जो भी एनालिसिस करते हैं पोल पेयर की बेसिस पे करते हैं। क्लियर, अगर नॉर्थ पोल पे कंडक्टर जा रहा है तो उसका रिटर्न पाथ जो होता है वो कहाँ आता है, साउथ पोल पे आता है। क्लियर, यही होता है ना। Yes, sir. तो टोटल लेंथ अगर L है तो क्या हो जाएगा एक्टिव लेंथ, अगर मैं एमएमएफ की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, L/2 ही तो होगा। अगर मैं पर पोल पे ये चीज एग्जामिन कर रहा हूँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, टोटल लेंथ जो है वो आपका L है। क्लियर, एक मतलब पोल के अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूँ। क्लियर, तो जो अगला हाफ पोर्शन जो रिटर्न पाथ को रिप्रेजेंट करेगा वो साउथ पोल। टोटल लेंथ अगर L है तो जो आपको लेंथ जिसपे आपको इलेक्ट्रिक लोडिंग को पता करना है
वो पोल पेयर बेसिस पे ही होता है, यानी पर पोल स्कीम पे ही होता है, तो वो लेंथ कितना आएगा आपका, L/2 ही तो आएगा। यस सर। क्लियर है चीज? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? मेरी बात सुनो। यहाँ ध्यान देना, ये आपका कंडक्टर है, क्लियर, ये इसका रिटर्न पाथ है। ये टोटल लेंथ आपका कैपिटल L है, और फ्रेंड्स ये लेंथ कितना आएगा, L/2 ही तो होगा। यस सर, अब क्लियर हो गया सर, ठीक है सर। ठीक है, तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग हम पर पोल स्कीम पे ही बेस्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना एल की जो वैल्यू आती है ना, वो L=P/Y होता है। P/Y, P इज द नंबर ऑफ पोल्स, जो टोटल नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो कितना है, Y इज द पोल पिच, यानी एडजेसेंट पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका Y है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको टोटल पोल पता है तो सिंपली टोटल पोल में आप पोल पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पोल्स, तो आपको टोटल लेंथ ऑफ द, मतलब जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी का जो एक्टिव लेंथ है वो आपको मिल जाना है, वो L=P/Y होता है। अब यहाँ से क्लियर है? वेयर यस सर। लेंथ इक्वल टू P/Y, क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया। क्लियर है चीज? टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इनटू पोल पिच। क्लियर? हेलो? यस सर। ठीक है, और ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, ये भी चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। और देखो यहाँ पे पीजी हमें पता है, E1 हमको पता हो गया, I1 की वैल्यू हम एसी लोडिंग के टर्म में इक्वेशन 3 से निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लक्स की। फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी की, तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी यानी एवरेज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी आपकी? हेलो? स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक यस लोडिंग देख लिया, वैसे ही जो आपका रोटेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है ना, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। जो वर्ड वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे हम एज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के टर्म में यूज करते हैं। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग यानी जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वहां पे यूज करते हैं, वो चीज यहाँ पे स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग यूज किया जाता है लीनियर इंडक्शन मोटर में। तो मान लो उसको हमने वी एवरेज से रिप्रेजेंट कर दिया, VAV। क्लियर? तो उसको क्या, कैसे नोट करोगे? टोटल फ्लक्स, ऐसे बोलते हैं ना, टोटल फ्लक्स पर यूनिट एरिया। क्लियर? टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? P/5। कितना हो जाएगा? जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उन पोल्स में क्या करें हम, 5 का मल्टीप्लाई। फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल फ्लक्स हो गया। अपॉन एरिया की अगर हम बात करें, तो एरिया की बात करने का मतलब क्या हो गया, लेंथ आपको पता है, विड्थ आपको पता है। क्लियर? तो L इंटू विड्थ, वेयर L इज द एक्टिव लेंथ, L एक्टिव लेंथ, एंड W क्या है आपका, विड्थ ऑफ द प्राइमरी। ये सारी चीजें क्या है, सब प्राइमरी की है, क्योंकि हम प्राइमरी पे फोकस करके ही सारी मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं और लीनियर फोर्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो बी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, P5 अपॉन LW के बराबर। क्लियर? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये, यहाँ से आप फाई के टर्म में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं फाई निकालूं, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एवरेज इंटू LW पी। क्लियर? P1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 4.44 KW, एंड फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम। हेलो?
मेरी बात Yes, समझ sir. क्या बोल रहा हूँ मैं? सर हाँ, सर आपने एक्टिव को तो L/2 कहा था ना, तो यहाँ पे L बोल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों कंडक्टर पे होगा ना बेटा। अच्छा, वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक के लिए, लोडिंग की ठीक है बात सर, की जा रही है, ठीक है सर, वो इलेक्ट्रिक लोडिंग की बात की जा रही है। दिस इज द मैग्नेटिक लोडिंग। हेलो, ठीक है सर, ये हो गया। फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। फ्लक्स डेंसिटी के लिए एरिया तो टोटल एरिया देंगे ना हम लोग। हेलो, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना। तो 4.44 kW इंटू एन, फाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी? बी एवरेज एल डब्ल्यू अपॉन पी इंटू एफ। क्लियर? इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, सारी वैल्यू हम अब क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लोडिंग है, इक्वेशन 3 से हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 एसी क्या था, इलेक्ट्रिक लोडिंग क्या आई थी, 6N I1 अपॉन एल के बराबर आई थी। यहाँ से हम I1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एसी इंटू एल अपॉन 6N के बराबर। इक्वेशन नंबर 7 हम E1 और I1 की वैल्यू एयर गैप पावर में पुट कर देंगे, तो पीजी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3 इंटू E1 की वैल्यू क्या है हमारी, 4.44 kWn मैग्नेटिक फील्ड लोडिंग इंटू LW अपॉन P इंटू F इंटू I1 की वैल्यू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग इंटू L अपॉन 6N इंटू क्या था हमारा, cos थीटा। हेलो, हमें कुछ करना नहीं है, हमें E1 वैल्यू कहाँ करनी है, E1 और I1 की वैल्यू सिंपली पुट कर देना। बताओ क्या आ रहा है ये वैल्यू, कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। सर L को सर PY रख दे तो P से P कैंसिल हो जाएगा। हाँ गुड। L इक्वल टू हमारा क्या था, पी वाई था। ये मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना आ रहा है, 3 इंटू 4.44 इंटू KW एंड बी एवरेज। L को मैं पी वाई पुट कर दे रहा हूँ, W अपॉन पी एफ इंटू AC लोडिंग L अपॉन N इंटू कॉस थीटा। ठीक है, N से N कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट। तो क्या आ गया आपका, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 इंटू 4.44, जब बताओ तो। थर्टीन पॉइंट थ्री टू यस सर, 13.32 इंटू KW इंटू बी एवरेज वाई W अपॉन कुछ नहीं आएगा ये, इंटू F इंटू AC लोडिंग इंटू L इंटू कॉस थीटा। अच्छा, VS का रिलेशनशिप क्या था, VS VS याद आ रहा है, VS VR लास्ट इक्वल्स क्लास टू 1 माइनस S इंटू VS। VS की वैल्यू थी हमारी 2F इंटू 4P। कुछ याद आ रहा है ये, यस सर, यस सर, यानी 2F इंटू वाई की जो वैल्यू थी वो VS के बराबर थी। हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे F है, यहाँ पे Y भी है। ठीक, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं PG इक्वल टू 13.32 इंटू KW इंटू V एवरेज इंटू YF। मैं इसको लिख सकता हूँ 2YF अपॉन 2, किसी कोई प्रॉब्लम, इंटू W इंटू AC इंटू L इंटू कॉस थीटा। किसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हेलो बच्चों, यस सर, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, यस सर, ये क्या हो जाएगा, 2F इंटू वाई किसके बराबर है, VS के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दूं मैं, तो ये आ जाएगा PG इक्वल टू
2 से डिवाइड कर दो 6.66 इंटू KW इंटू बी एवरेज इंटू VS इंटू W इंटू AC लोडिंग इंटू L इंटू कॉस थीटा। ये सारा रिलेशनशिप क्या आ गया, सारे टर्म अब आपको पता है। क्लियर। L और W क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको एक साथ आप पुट कर सकते हो। तो मैं इक्वेशन को बस अरेंज कर रहा हूँ। 6.66 into KW into B average into AC loading into L into W is the area into VS into cos theta। इक्वेशन नंबर सर ये 6.66 नहीं 1.11 आ रहा है, वहाँ पे नीचे 6 भी तो है ना। आप 6, अच्छा सॉरी, हाँ 6 एंड भी है, यहाँ पे मिस हुआ है। ठीक है, बाई 6 भी है। बाई 6 यानी ये आपका आ रहा है PG इक्वल टू 1.11 इंटू KW इंटू V average इंटू AC loading इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया L इंटू W इंटू सिंक्रोनस लीनियर स्पीड इंटू कॉस। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 8। ये हमने क्या निकाल लिया, एयर गैप पावर निकाल लिया। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें किससे मतलब है, जैसे लीनियर इंडक्शन मशीन में सॉरी लीनियर इंडक्शन फोर्स। मशीन में आपका क्या होता था, टॉर्क इक्वल टू क्या होता था, PG बाई ओमेगा एस होता था। लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हमें तो फोर्स निकालना है ना, कौन बताएगा। यस सर। सर पीजी को सर VS से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो तुम्हें इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी पता हो, एफिशिएंसी ऑफ LIN, अगर पता है कि वो एफिशिएंसी मीटा है, तो मीटा की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यही होगा। हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट पावर की बात करूँ तो आउटपुट पावर क्या है, जो भी मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है, जो लीनियर मोशन की वजह से डेवलप हो रहा है, क्लियर, वो आपका आउटपुट पावर हो जाएगा। और इनपुट पावर क्या हो जाएगा, जो आपको एयर गैप पावर मिल रहा है, यही तो होगा, कुछ और होगा। हेलो, यस सर। एफिशिएंसी क्या होगी, इनपुट पावर आपके लिए क्या हो जाएगा, जो आपका एयर गैप पावर है वो आपके लिए इनपुट पावर होगा। जो भी मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर होगा। तो यहाँ पे अगर लीनियर मोशन है तो मैकेनिकल पावर क्या डेवलप होगा, लीनियर मोशन में क्या पड़ा है, मैकेनिकल पावर जो डेवलप होता है। ये तो पढ़ा होगा यार, क्या बात करते हैं। जैसे P रोटेशनल में P इक्वल टू क्या होता है, P मैकेनिकल टॉर्क इनटू ओमेगा, यही होता है ना। यस सर। वैसे ही लीनियर मोशन में जो भी मैकेनिकल F पावर डॉट V, डेवलप होता है वो F क्या डॉट होता V, है, फोर्स F इनटू, डॉट V, वेलोसिटी। यही तो होता है, कुछ और होता है। अरे बच्चों बताओ ना, यस सर। क्या होता है, फोर्स इनटू स्पीड ही तो होता है। यहाँ भी जैसे वहां पे PG इंटू ओमेगा एस वाला जो लॉजिक था, और PG बाई ओमेगा एस वाला सेम चीज यहाँ भी है। तो जो आउटपुट पावर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू स्पीड के बराबर। क्लियर। यस हेलो, सर। यस सर। ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि नेट आउटपुट पावर जो डेवलप हो रहा है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे हो रहा है, वो F इंटू VS के बराबर डेवलप हो जाएगा अपॉन PG, इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से जो रिलेशन निकल के आएगी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मीटा इंटू PG अपॉन
VS के बराबर आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचा की वैल्यू वैसे ही होगा जो आपको पता होगा। पीजी की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करेंगे, 1.11 इंटू KW इंटू मैग्नेटिक लोडिंग इंटू इलेक्ट्रिक लोडिंग इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू सिंक्रोनस लीनियर स्पीड cos θ1 अपॉन VS। VS से VS कैंसिल आउट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचा इंटू 1.11 इंटू KW इंटू मैग्नेटिक लोड इंटू इलेक्ट्रिक लोडिंग इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू cos θ। दिस इज द रिलेशनशिप फॉर द थ्रस्ट डेवलप, यानी जो आपका मैकेनिकल लीनियर फोर्स डेवलप हो रहा है उसका ये रिलेशनशिप। यहाँ पे हमने VS लेके चला है, लेकिन जो एग्जैक्ट मैकेनिकल पावर डेवलप होगा वो F इंटू वी यानी F इंटू 1 माइनस F इंटू VS होगा, यानी यहाँ पे स्लिप का भी रोल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑप्टिमम लेवल पे जनरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको F इंटू VS हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, और आपको एक ऑप्टिमम जो थ्रस्ट डेवलप हो रहा है उसका रिलेशनशिप निकाल के आपको प्रूफ करा दिया। क्लियर है चीज? हेलो, किसी को डाउट है इसमें क्या? नो सर। किसी को डाउट है इसमें जो प्रूफ हुआ है? क्या ये बहुत मतलब लेंदी प्रूफ लग रहा है क्या ये? हेलो, नो सर, लेंदी तो नहीं लग रहा है। ज्यादा लेंदी प्रूफ नहीं है, ये आपका फोर्स डेवलप होता है। लेंदी क्या मतलब, सिंपल लॉजिक है। मेन देखो, दो नई चीजें आपको देखने को मिली है, एक इलेक्ट्रिक लोडिंग और एक मैग्नेटिक लोडिंग। मैग्नेटिक लोडिंग भी नई चीज नहीं है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर देना आपको, और सारा जो रिलेशनशिप है ना केवल मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिक लोडिंग के टर्म में रिप्रेजेंट करना। पावर फैक्टर इनटू पावर फैक्टर तो आपको पता ही है। सर ठीक है सर